नमस्कार, मैं तेजस्वी बिष्ट। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ जो कि उत्तराखंड की समस्याओं के बारे में लिखते हैं, तो वो स्वयं अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में वर्तमान समय में कार्यरत हूँ। और जैसा कि तेजस्वी बिष्ट ने मेरा परिचय दिया है कि मैं उत्तराखंड की विभिन्न समस्याओं के बारे में लिखता रहता हूँ, विभिन्न मंचों पे अपनी बात को रखता हूँ। और यही नहीं, मेरा जो वर्क भी है, मेरा जो रिसर्च वर्क था वो उत्तराखंड राज्य पर ही था। आप इस सेवा में कब से कार्यरत हैं? मैं 2001 में जब राज्य बना था 2000 में, उसके बाद 2001 में उत्तराखंड में विभिन्न महाविद्यालयों का निर्माण किया गया था। और उनमें पहली बार जो 2001 में नियुक्ति हुई थी विजिटिंग प्रवक्ता के रूप में, उसमें मेरी नियुक्ति भी हुई थी। और तब से लेकर लगातार मैं उच्च शिक्षा में कार्यरत हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी रहने वाला उत्तराखंड का ही हूँ। और उत्तराखंड में ही मेरा अधिकतर समय इन सेवाओं में व्यतीत हुआ है। और अभी भी मैं जो हूँ पहाड़ पे ही शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। पृथक राज्य निर्माण से विकास संभव है? अगर हम देखते हैं तो अधिकतर जो भारत में विभिन्न राज्य बने हैं, विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ है, उनको उनके पीछे जो एक समस्या रही है वो यही रही है कि विभिन्न जो क्षेत्र के लोग रहे हैं, उन्होंने उनका मानना था कि छोटी इकाई होने से राज्य उस क्षेत्र का विकास हो जाता है। अगर बड़े इकाई के साथ अगर कोई छोटा क्षेत्र रहता है और उसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अगर अलग हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी उपेक्षा हो रही है। और यही कारण रहा है जो उत्तराखंड राज्य निर्माण के बारे में जो आंदोलन हुआ था, उसके पीछे यही माना गया था कि जो उत्तर प्रदेश है वो एक बहुत बड़ा राज्य है, और जो उसमें उत्तराखंड वाला क्षेत्र है जिसमें आज के 13 जिले हैं, वो वाले क्षेत्र जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्र हैं। और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जब योजनाएं बनती हैं तो योजनाएं जो हैं वो पहाड़ के अनुकूल नहीं बनती, बल्कि पूरे राज्य को एक दृष्टिकोण से देखते हुए योजनाएं बनती हैं, जिसके कारण क्या है, पहाड़ का विकास नहीं हो पाता है। और पहाड़ का विकास न होने के कारण यहाँ के लोगों को ये लगता था कि हम उपेक्षित हैं और हमारी उपेक्षा बरकरार है। इसके कारण पृथक राज्य निर्माण की मांग उठाई गई थी। लेकिन पृथक राज्य निर्माण किसी भी क्षेत्र के विकास का मानक नहीं हो सकता, बल्कि उसका मानक ये हो सकता है कि उस राज्य में जो नेतृत्व है वो किस प्रकार के व्यक्ति को दिया गया है, वो कितना ईमानदार है, वो क्षेत्र विशेष की समस्याओं से कितना अवगत है, और जो हमारी नौकरशाही उससे कितना काम करवा सकता है। शिक्षा स्वास्थ्य से के विषय में आप क्या सोचते हैं? जो पृथक राज्य निर्माण की जो बात हुई थी, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए, यानी पहाड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियाँ थी। इसके कारण ही स्वास्थ्य और शिक्षा भी क्या है, ये एक प्रश्न था कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, भले उसके अलावा भी यहाँ प्रॉब्लम थी, जैसे कि आपका आवागमन का था, यातायात की थी, ये सारी समस्याएं थी। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दा था। और जब उत्तराखंड राज्य निर्माण के बारे में जो आंदोलन शुरू भी हुआ था, वो शिक्षा को लेकर हुआ था, जो कि 2% जो कि अन्य पिछड़ी जाति को लेकर 27% आरक्षण का जो कानून बना था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसका विरोध किया गया था, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3% ओबीसी रहते हैं, और उनके लिए 27% आरक्षण का होना यहाँ के युवाओं को शिक्षा से वंचित करना माना गया। और जिसके कारण जब शिक्षा से वंचित होते, तो क्योंकि यहाँ रोजगार का एक मुख्य जो एक किस्म से मुख्य वो था शिक्षण ही कार्य, इसलिए लोगों को ये अपने खिलाफ लगा और इसके पीछे वो आंदोलन करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में ये पृथक राज्य के निर्माण में बदल गया, और आज हम क्या है, अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण हो चुका है। पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है, परंतु पिछले कुछ समय से आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तराखंड जो है पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। और यही नहीं, पूरे भारत और पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड जो है एक वनों का बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें अधिकतर वन हैं। और जो भारत की प्रमुख नदियाँ भी हैं वो उत्तराखंड से ही निकलती हैं, जहाँ गंगा, यमुना, भागीरथी, सारी नदियों का उद्गम स्थल भी यही क्षेत्र है। लेकिन हुआ क्या कि 1962 के बाद जब चाइना का युद्ध हुआ था, तो विकास के नाम पर जो पहाड़ों में सड़कें बनाई गई, सड़कों का निर्माण किया गया, और आज भी जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, उससे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यद्यपि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सड़क क्या है, विकास का माध्यम है, लेकिन जिस प्रकार से उससे निकला हुआ मलबा और उससे निकली हुई जो
मटेरियल है वो नदियों में बहाया गया। वही नहीं, जो अवैध रूप से नदियों के किनारे मकान और भवन और होटल बनाए गए। यही नहीं, आपने देखा होगा कि 2013 में जो आपदा आई है उसमें केदारनाथ जो क्षेत्र है उसमें भी इतनी ज़्यादा भवनों का निर्माण किया गया। जो पूरी मंदाकिनी वैली की घाटियों में जो है अवैध निर्माण के कारण उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और वो आपदा जो है एक भयंकर रूप उसने लिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अधिकतर कहा जाता है कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन मेरा जो मानना है ये प्राकृतिक आपदाएं कम और मानवकृत आपदाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि मानवों द्वारा की गई हैं। यही कारण है कि जब हाँ, उत्तराखंड में आपदाओं का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सड़कों का जो मलबा है वो नदियों में बहा दिया जाता है या नदियों में डाल दिया जाता है, या जो हमारे निर्माण कार्य हैं वो नदियों के किनारे हैं, क्योंकि नदियाँ तो हमेशा नदी की तरफ जाएंगी। इसलिए जो देखा गया है इससे आपदाएं बढ़ती हैं, लेकिन उन्हें हम प्राकृतिक आपदा कम और मानवीकृत आपदा ज़्यादा कहेंगे। यही नहीं, बड़े बड़े डैमों का निर्माण भी उत्तराखंड में किया जा रहा है और उसके कारण भी जो नदियों में पानी बढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी सूख जाता है, उससे भी आपदाओं का दौर शुरू हो जाता है और उससे आपदाएं बढ़ती हैं। पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप क्या सोचते हैं? पर्यावरण संरक्षण तो ऐसी चीज़ है कि वो हर चीज़ के लिए हर समय होना चाहिए, और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी सरकारें, जो एनजीओ हैं, जो संस्थाएं हैं, वो लगातार कार्यरत हैं, लगातार उन पे जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं, ये जन जागरूकता करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ इसमें देखी है कि आपने देखा होगा कि अधिकतर क्या है, वनीकरण होता है, वृक्षारोपण होता है, वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन वृक्षारोपण तो किया जाता है लेकिन उसके बाद उसकी तरफ देखा नहीं जाता। और मैंने देखा है कि सारी संस्थाओं में और हर समय पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण तो किया जाता है, लेकिन वृक्षारोपण के बाद जब उनका रख रखाव नहीं किया जाता है, उनका रख रखाव नहीं होता, तो उससे क्या हो जाता है कि ये एक किस्म से एक औपचारिकता भर रहती है। आपने देखा होगा कि हर साल संस्थाओं में वृक्ष लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन कितने वृक्ष वहाँ हुए हैं, कितना वृक्ष वहाँ पनप पाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि बजाय नए वृक्षारोपण के हम जो नेचुरल रूप से वनों में प्राकृतिक रूप से जो वन उग रहे हैं, अगर हमने उनका भी संरक्षण कर दिया तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड इसके लिए महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य निर्माण के बाद हम अपनी बोली, भाषा, रीति रिवाज बचाने में कितने सफल रहे? मैं इस चीज़ को तो नहीं मानता, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें जो हम अपनी बोली भाषा, हम गाँव में भी अब हम हिंदी में बात करते हैं, अपनी बोली भाषा रीति रिवाज सब हम भूलते जा रहे हैं। यद्यपि क्या है, आजकल जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जो हमारी फेसबुक हैं या इस तरह के कई मंच हैं, उन पे हम गढ़वाली या अपनी बोली भाषा को बोलने की तो कोशिश करते हैं या कह रहे हैं, लेकिन ये भी कुछ सीमितता है या दिखावा मात्र सा लगता है, क्योंकि आम तौर पे आम बोली चाल में हम देखो छोटे से छोटे कस्बे, शहर या छोटे से छोटे गांव में भी हम इस तरह के हिंदी में ही बात करते हैं, अपनी बोली बात। यही नहीं, जो हमारी शिक्षा नीति भी रही है उसमें हमको यद्यपि क्या है, विभिन्न देशों के बारे में तो पढ़ाया जाता है, विभिन्न देशों का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन अपनी बोली भाषा को भी हम आज तक क्या है उसमें नहीं रख सके। भले नई शिक्षा नीति में क्या है स्थानीय बोली भाषा को महत्व दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये उत्तराखंड की बोली भाषा रीति रिवाज को कहाँ तक बचा सकता है, कहाँ तक हम सफल हो सकते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। राज्य से पलायन किस प्रकार से रोका जा सकता है? पलायन रोकने का वैसा तो कोई ऐसा वो नहीं है। पलायन कहते हैं कि पलायन क्या बहुत अच्छी चीज़ है, पलायन एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, एक दूसरे की भाषा बोली से परिचित करवाते हैं, लेकिन जिस प्रकार उत्तराखंड से पलायन हो रहा है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से गाँवों से जो पलायन हो रहा है वो बड़ी दुखद घटना है। लेकिन यहाँ से पलायन रोका जा सकता था। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के औषधीय प्लांट हैं, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्लांट हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, उनका जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से क्या है उद्योग लगाने के कारण क्या है जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सकता है। और बेरोजगारी जब दूर हो, उनको यहाँ रोजगार मिलेगा, तो रोजगार मिलने के कारण क्या है उनके जो पलायन है, जो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं वो नौकरी के लिए नहीं जाएंगे और क्या है यहीं रुके रहेंगे। पर्यटन राज्य के विकास में कितना सफल हो सकता है?
क्योंकि मुझे इस विषय में मेरा सोचना है कि जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार का पर्यटन है। शायद विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र होगा जैसा उत्तराखंड है, जिसमें सभी प्रकार के पर्यटन की दृष्टि से देखा जा सकता है। सांस्कृतिक पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, आप चाहे नदियों का राफ्टिंग का होगा, या आइस हॉकी हुआ, या स्केटिंग हुआ, या पर्वतारोहण हुआ, ये सारी विभिन्न ग्लेशियर और विभिन्न मतलब इस प्रकार बहुत से विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ 4 धाम है, यहाँ पंचप्रयाग हैं, बद्री हैं, और इसके अलावा आपने देखा होगा नदी में आप राफ्टिंग कर सकते हैं, जो ग्लेशियर हैं उनमें स्केटिंग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सभी प्रकार के पर्यटन की यहाँ संभावनाएं हैं। लेकिन जो पिछले 20 वर्षों में हमने देखा है, वो पर्यटन को लेकर कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण, कोई स्पष्ट बढ़ावा न देने के कारण आपने देखा होगा कि इसमें जो है हमने केवल 4 धाम यात्रा तक सीमित रखा गया है। इसलिए इसका कारण क्या हुआ कि 4 धाम को लोगों ने इस तरह प्रचारित और इस तरह देखा है कि केवल धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इसको देखा जा रहा है, जबकि यहाँ क्या मौज मस्ती सभी प्रकार का पर्यटन है। इसलिए इसको अगर बढ़ावा दिया जाए, होटलों को इसमें अपने जो खान पान है, जो अपने रीति रिवाज के चाहे टोकरियाँ बुनने वाले हैं, चाहे हमारे वस्त्र हैं, इन सभी चीज़ों को अगर बढ़ावा दिया जाए, जो भी पर्यटक यहाँ आए उसको हम अपने स्थानीय जो कपड़े हैं, स्थानीय जो खान पान है उसी को दें और उन्हीं को परोसें, तो इससे एक तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, दूसरा क्या है वो प्रचारित प्रसारित होगा और उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या है यहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा और पलायन भी रुकेगा। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील इस राज्य के 20 वर्ष के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? अगर हम देखें इनके जो पिछले 20 वर्ष हैं, जो राज्य के निर्माण के 20 वर्ष हैं, उसमें अगर हम देखते हैं तो हमने ये देखा है कि यहाँ क्या है पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई, राजनीति बहुत ज़्यादा हुई। आप देखते हैं कि यहाँ 9 मुख्यमंत्री बदल गए हैं, जबकि क्या 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। और ये क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये इसकी सीमाएं में नेपाल से लगती हैं और तिब्बत जो कि चीन के अधीन है उससे लगती हैं। और आपने देखा हो कई बार चीन क्या है अतिक्रमण करता रहता है, कभी चमोली की तरफ से, कभी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, कभी यहाँ तिब्बत की तरफ से। और इसके कारण क्या है इसका विकास होना बहुत आवश्यक था। लेकिन हमने देखा कि ये जैसा कि विरोधी पार्टियां ही सरकारों को नहीं गिराती रही, बल्कि पार्टी के अंदर भी इस तरह के मनमुटाव रहे कि एक मुख्यमंत्री को बदलने का एक बड़ा भारी हो रहा है, जिसके कारण क्या है उससे इसके विकास में बहुत असर पड़ा। और आप देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से क्या है कोई भी फैसला, कोई भी सरकार अगर स्थिर और मजबूत होगी तो वो राज्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद।